नमस्कार। आज हम मराठी कथाकार डॉक्टर आनंद यादव जी की रचना जूझ पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं के वितान भाग 2 के अंतर्गत जूझ को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। ये कहानी है एक किशोर के द्वारा भोगे गए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ की और उसके आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से लेखक ने शब्दों में पिरोया है। बात करते हैं मराठी कथाकार डॉक्टर आनंद यादव की। उन्होंने ये रचना जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी। इस आत्मकथात्मक उपन्यास को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखक आनंद, उसके पिता जिन्हें वो दादा कहकर बुलाता है, उसकी माँ दत्ताजी राव जो उनके गांव के मुखिया थे उस समय, वसंत पाटिल उसकी कक्षा का एक होशियार बच्चा, मंत्री उसके गणित के अध्यापक का नाम है, और मास्टर सौंद लगेकर जो उसके मराठी के मास्टर थे और जिनका सबसे अधिक प्रभाव जो है लेखक के जीवन पर पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी कुछ इस तरह से है। लेखक अपने बचपन को याद करते हुए कहता है कि मैं शुरू से ही पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, लेकिन जैसे ही उसकी 5वीं कक्षा की परीक्षा देने की बारी आई तो उसके पिता ने उसे पाठशाला भेजना बंद कर दिया और लेखक का वो साल बर्बाद हो गया। लेखक के पिता को उसका पाठशाला जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद तो कोई काम नहीं करते थे और सारा का सारा काम अपने बच्चे यानी कि आनंद से करवाते थे। खेत का सारा काम आनंद से करवाने के बाद भी वो उसे पाठशाला भेजने के लिए कतई तैयार नहीं थे। ये बात आनंद के मन को कचोटती रहती थी। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि आप किसी भी प्रकार से दादा को मुझे स्कूल भेजने के लिए मना लीजिए। दादा यानी कि अपने पिता को वो दादा कहा करता था। तो उसने अपने पिता से ये बात जो है वो मनवाने के लिए अपनी माँ पर थोड़ा सा दबाव बनाया। उसने माँ से कहा कि चलो हम जाकर के गांव के मुखिया दत्ताजी राव से मिलते हैं, क्योंकि उनकी बात जो है पिताजी कतई नहीं टालेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसकी माँ जो है आनंद के साथ दत्ताजी राव के पास गई और जाकर के उन्होंने दत्ताजी राव को सारा कुछ बता दिया कि इसका पिता सारा दिन बाज़ार में रखमा बाई के पास गुजार देता है और खेत में सारा दिन काम इस बच्चे को करना पड़ता है। ये बात सुनकर दत्ताजी राव को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने अगले ही दिन उसके पिता को बुलवाया और बड़ी खुशी खुशी उसके दादा जो है वो दत्ताजी राव के पास गए। उन्हें लगा कि शायद मुखिया जी ने बुलाया है तो किसी विशेष कार्य से ही बुलाया होगा, लेकिन मुखिया जी ने उसे कहा कि तुम बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो। सारा दिन बच्चे को काम में लगा करके और अपनी पत्नी को काम में लगा करके किस तरह तुम गांव में खुले सांड की तरह घूमते रहते हो। इस तरीके की भाषा का उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया, क्योंकि दत्ताजी राव को इस बात का बहुत गुस्सा आया था कि वो स्वयं जब काम करने में सक्षम है तो भला अपनी पत्नी और बच्चे से कार्य क्यों करवाता है। तो किसी तरीके से उन्होंने लेखक के पिता को राज़ी कर लिया कि वो उसे स्कूल भेजें। लेखक के पिता ने दत्ताजी राव के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने आनंद को खूब डांट लगाई और कहा कि ठीक है, तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम स्कूल जा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर किसी भी दिन खेत में नहीं आए तो गांव में जहाँ मिलोगे वहीं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम्हारे ऊपर जो पढ़ने का सब भूत सवार हुआ है उससे तुम कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाले हो। मतलब उसके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए, लेकिन अब दत्ताजी राव के दबाव में उन्हें उसे स्कूल भेजना पड़ रहा था। तो लेकिन उन्होंने अपने बेटे के आगे ही एक शर्त रख दी कि तुम्हें पहले खेत का काम करना होगा, उसके बाद स्कूल जाना होगा। फिर अगले ही दिन आनंदा का पाठशाला जाना जो है वो शुरू हो गया। वो गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, भूख, प्यास किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता था। खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से भी अब उसे छुटकारा मिल चुका था, क्योंकि सारा दिन खेत में बिताने के बजाय वो सुबह सुबह अपना काम निपटाकर स्कूल चला जाता था। खेत के काम की चक्की की अपेक्षा उसे पाठशाला में मास्टर जी की छड़ी की मार जो है वो ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। वो इस मार को भी खुशी खुशी सह रहा था, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक़ था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में बीत जाता था। आनंदा की 5वीं कक्षा में उसकी पहचान के सिर्फ 2 ही लड़के थे, क्योंकि बाकी के बच्चे तो अगली कक्षा में चले गए थे। अपनी उम्र के कम बच्चों के साथ बैठकर पढ़ना उसे बुरा तो लगता था, लेकिन अब वो मजबूर था। बच्चे अक्सर उसे परेशान भी किया करते थे। उसकी क्लास में एक बच्चा था चौहान नाम का, वो अक्सर जो है आनंदा की खिल्ली उड़ाता था। उसके मैले गमछे को क्लास में यहाँ वहाँ फेंक दिया करता था, और जब कभी मास्टर जी आते थे तब उसे उसकी शरारत के लिए खूब लताड़ते थे। लेखक ने फिर भी
उदास था मन से, लेकिन फिर भी उसको एक बात की खुशी थी कि उसे पढ़ाई करने के लिए मिल रही है। उसे लगता था कक्षा में कोई उसका अपना नहीं है, लेकिन किताबें ही उसकी अच्छी साथी हैं। उसके मास्टर जी जो गणित पढ़ाते थे उनका नाम था मंत्री। वो प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वो सीधे बच्चों की कमर में घूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे भी उनके सामने उधम मचाने से डरते थे। उसी दौरान उसकी कक्षा में वसंत पाटिल नाम का एक लड़का आया, जो शरीर से दुबला पतला था लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार था। गणित में तो उसका कोई जवाब ही नहीं था और कक्षा में इसी कारण सभी उसका खूब सम्मान भी करते थे। आनंदा से उम्र में तो वो छोटा था, लेकिन आनंदा को लगा कि इसके साथ अगर मैं दोस्ती कर लूँगा तो शायद मुझे गणित पढ़ने में आसानी हो जाएगी। वो अपना खाली समय जो है आनंदा वसंत पाटिल के साथ बिताया करता और गणित के सवाल अब उसकी समझ में आने लगे थे। वो भी अब पाटिल के साथ साथ दूसरी तरफ से बच्चों की सवाल की कॉपियाँ जो है वो जांचने लगा था। आनंदा और वसंत पाटिल की दोस्ती भी अच्छी खासी हो गई थी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर बुलाते थे। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता भी बढ़ गई थी, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है वो अक्सर अध्यापकों की आंखों का तारा होता है और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया था। इसी दौरान लेखक जो है वो मराठी के मास्टर सौंद लगेकर जी के संपर्क में आया। वो जब कभी भी मराठी की कोई कविता पढ़ाया करते थे तो उसमें खूब डूब जाते थे। उनके पास न सिर्फ सुरीला कंठ था, बल्कि छंद की बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ था। वो इतने लगाव और इतना मन लगा करके अपनी कविताओं को पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ कविताओं को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे। खुद कविताएं भी लिखते थे। तो आनंदा जो है उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। जब मास्टर जी अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें पूरा मन लगाकर सुनता था और अपनी आंखों और प्राणों की सारी शक्ति लगा करके दम रोक कर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था। अब हुआ ये कि जब आनंदा खेत में भी काम करता था तब भी उसके दिमाग में जो है मास्टर जी के हाव भाव, यति, गति, आरोह अवरोह सब चलते रहते थे और वो कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगा था। पानी से क्यारियाँ कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को लगता था वो खेत में काम करने वाला अकेला ही है, लेकिन अब उसकी कविताएं उसके साथ थीं। अब धीरे धीरे उसने भी मास्टर जी से प्रेरित होकर अपनी कविताएं बनानी शुरू कर दी थी और फिर अपने मास्टर जी को वो जाकर कविताएं सुनाने लगा। एक दिन मास्टर जी ने उससे कहा कि तुम जाकर के बड़ी कक्षा के बच्चों को भी कविता सुनाओ। तो ये पहली शुरुआत थी और अब आनंदा के पंख निकल आए थे। वो अपने मराठी मास्टर के घर से बड़े बड़े काव्य संग्रह लाता था और पढ़ा करता था। अब उसे भी लगने लगा था कि खेतों और गांव के दृश्यों को देखकर वो सुंदर कविताएं लिख सकता है। वो भैंस चराते चराते फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदियां करके कविताएं लिखने लगा था। जब कभी किसी रविवार के दिन कोई कविता बन जाती थी तो सोमवार को वो मास्टर जी को जाकर के दिखाया करता था और मास्टर जी उसे खूब शाबाशी दिया करते थे। साथ ही साथ मास्टर जी ने उसे ये भी बताया कि भाषा, शब्द, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन के साथ जो है वो कविता को चार चांद लग जाते हैं। मास्टर जी की हर बात को आनंदा बड़े ध्यान से सुनता था और अब वो शब्दों के नशे में डूबने लगा था। इतना अधिक डूब गया कि आगे चलकर वो एक मराठी का बहुत बड़ा कथाकार और उपन्यासकार बना। तो ये थी कहानी जूझ, जो एक किशोर युवक के, गांव के किशोर युवक के एक बहुत बड़े लेखक के रूप में तब्दील होने की गाथा को दर्शाती है।